बारे में। और ये कंप्यूटर नेटवर्क वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, लास्ट वीडियो मतलब होने वाली है। अगर हम बात करें वेब सर्विसेज की, तो वेब सर्विसेज वाली जो टॉपिक है इसमें हम डिफरेंट टाइप के टर्म्स को देखेंगे और एक एक करके सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ताकि इससे आपके एग्जाम में अगर डायरेक्टली कुछ भी पूछा जाता है तो आप इजी तरह से टैकल कर पाएंगे। पहला टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या करता है कि जैसे कोई अगर इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करना चाहे तो वेब सर्वर के थ्रू सारे ये इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सेसिबल हैं। कहने का मतलब जो ये www है वो मेनली इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज हैं, जिसका यूज हर एक यूजर करता है। मतलब जब कभी भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट ही हमें वेब ब्राउजर के थ्रू शो होता है। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक which allows the user to navigate between different documents and multimedia contents। कहने का मतलब कि ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक तरह से रिपोजिटरी टाइप का है, जिसपे सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और हम लोग इसका इंटरनेट का यूज करके हाइपरलिंक हाइपरटेक्स्ट लिंक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट के बीच नेविगेट करते हैं और मल्टीमीडिया कंटेंट हो या फिर डॉक्यूमेंट हो उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये था www। ये एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि हमें डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे से लिंक्ड हो, यानी एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम दूसरे लिंक पर दूसरे डॉक्यूमेंट पर नेविगेट कर सकते हैं। द वेब इज बिल्ट ऑन कंसेप्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं हाइपरटेक्स्ट की हेल्प से, हाइपरलिंक की हेल्प से। और हाइपरटेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे हम क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे नेविगेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक दिस अलाउज द यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हाइपरलिंक पे क्लिक करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज पे मतलब जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट है, वेब डॉक्यूमेंट मेनली हर एक वेब डॉक्यूमेंट अपने आप में एक 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 वेब पेज होता है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में क्या होता है, मल्टीपल वेब पेज होते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। और एक मेन जो पेज होता है उसे वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है कि हर एक वेब पेज का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूआरएल कहा जाता है। Each web page and resource on the web can be accessed using the unique address called URL। अगर एक वेबसाइट भी है और एक वेबसाइट पे भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हाइपरलिंक पे क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं तो डिफरेंट वेब पेज हमें यूआरएल हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट खोलें, सीबीएसई की वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो मेन पेज हमारा कुछ और होता है, उसका यूआरएल। उससे हम अगर एग्जाम सेक्शन पे जाते हैं तो उसका यूआरएल कुछ और होता है। तो इस तरह से क्या है, हर एक वेब पेज का अपना एक यूआरएल होता है और उस यूआरएल की हेल्प से हम उस वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेब ब्राउजर। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर मेनली एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम www से
वेब पेज को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट वी नीड टू हैव एन एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जब तक नहीं होगा तब तक हम इंटरनेट से कोई भी वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, व्यू नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे देयर आर मेनी वेब ब्राउजर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट लाइक गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स। ये सब वेब ब्राउजर हैं जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज की हम बात करें तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके एडिशनल फंक्शनैलिटी के साथ आया था। मार्केट में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल था, माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि लगभग 27 साल सर्विस प्रोवाइड करने के बाद बंद हो गया। और उसी के रिप्लेसमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एडिशनल फीचर के साथ आया, जिसको अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट टर्म है वेब सर्वर। वेब सर्वर, these are the computers that host websites and web application। यानी कि जो वेबसाइट है और वेब एप्लीकेशन है उसको होस्ट करने का काम वेब सर्वर का है। जब भी एक क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट पे तो ये वेब सर्वर ही जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। These are the computers that host websites and web applications. These respond to requests from web browser and provides the requested web pages and resources back to user। कहने का मतलब कि जब हम लोग वेब ब्राउजर की हेल्प से कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट टाइप करते हैं तो वेब सर्वर जो है उससे मैचिंग रिक्वेस्ट को या रिसोर्स को क्या करता है, वेब ब्राउजर पे शो करता है। नेक्स्ट टर्म है वेब लिंक। These are the links available within the web page that allows the user to access the page that contain the topic related to content। अब जैसे वेब लिंक क्या होते हैं कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक है, वो मल्टीपल लिंक मेनली हाइपर लिंक्स होते हैं। तो उसको उस पे क्लिक करके हम उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने दे दिया वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर को क्या कर दिया, यहाँ से वेब ब्राउजर में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। अब ये वेब लिंक की तरह अगर ये काम कर रहा होता तो हम वेब ब्राउजर पे क्लिक करते तो वेब ब्राउजर से रिलेटेड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो मेनली इस तरीके से हम लोग वेब लिंक क्रिएट करते हैं। वेब लिंक ऐसा ही होता है कि एक लिंक वेब पेज में अवेलेबल होता है और उस वेब पेज के लिंक को क्लिक करके यूजर को रिलेटेड कंटेंट पढ़ने का मौका मिल सकता है। जैसे यहाँ वेब ब्राउजर के साथ अगर वेब ब्राउजर वेब लिंक के फॉर्म में होता तो हम लोग इस पे क्लिक करते, वेब ब्राउजर की एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती। अब नेक्स्ट यहाँ पर है टर्म HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML लैंग्वेज है वो मेनली वेब पेज डिजाइन करने के लिए, स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। These are the symbols and codes that allows the user to develop web pages and that can run over the internet। मतलब HTML लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और ये इंटरनेट पे हम लोग वेब पेज को रन कर सकते हैं। जो ये वेब पेज होता है मेनली स्टैटिक वेब पेज होता है। इस HTML का यूज करके हम लोग वेब पेज का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट की लिंकिंग कर सकते हैं। मतलब जो हम वेब लिंक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं वो काम हो सकता है। डिफरेंट मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट एंड अदर एलिमेंट को हम वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं।
और ये करने के लिए हम इसमें इस लैंग्वेज में टैग्स का यूज करते हैं। जो टैग्स होता है, टैग्स की हेल्प से हम लोग HTML का प्रोग्राम लिखते हैं। जो कंटेंट होता है वो वेब पेज पे शो करता है, और जो टैग्स होता है वो इंटरनल फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है XML। XML जो है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे HTML में क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का जो डिजाइन किया गया है वो डेटा को कैरी करने के लिए और स्टोर करने के लिए XML डिजाइन किया गया है। HTML में जो टैग होते हैं वो प्री डिफाइंड टैग होते हैं, मतलब हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते किसी नए टैग को। जो प्री डिफाइंड टैग है उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन XML में क्या होता है, जो भी टैग्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। यूजर अपना टैग जो है वो जनरेट करेगा, और ये टैग ज्यादातर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिससे यूजर क्या है इजिली कोड को आइडेंटिफाई कर सकता है, डेटा को इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है HTML और XML में। HTML स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो XML है वो डेटा कैरी और स्टोर करने के लिए हम लोग XML लैंग्वेज का यूज करते हैं। XML जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट होता है। HTML में हम लोग प्री डिफाइंड टैग्स यूज करते हैं, लेकिन XML में हम लोग यूजर डिफाइंड टैग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो जो वेबसाइट होता है वो मेनली कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस एंड डेटा होता है, और इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन सच एज स्क्रीनशॉट प्रोटेक्शन, कॉपिंग ऑफ डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द वेबसाइट फॉर डेटा प्रोटेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है, अवेलेबल तो है, व्यू हर कोई कर सकता है, लेकिन हमें अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, जैसे स्क्रीनशॉट की रिस्ट्रिक्शन हो, प्रोटेक्शन लगानी हो, कोई दूसरा डेटा कॉपी ना कर पाए, तो ये सब चीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं वेबसाइट में। और जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज, और रेस्ट अदर पेजेस जो होते हैं वो सारे वेब पेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब है कि हम लोग जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। जैसे हमने कोई डिजाइन किया है वेब पेज को, तो वेब पेज डिजाइन करने के बाद उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको इंटरनेट पे अवेलेबल कराना होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। दिस रेफर्स टू द सर्विस ऑफ providing storage space, server resources and internet connectivity to make websites and web applications accessible to user over the internet। कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे सिस्टम में कुछ भी है तब तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टोरेज स्पेस चाहिए जिसके ऊपर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें और यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सके। इट अलाउज इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू पब्लिश देयर वेबसाइट ऑन www एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू विजिटर्स एंड यूजर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या है कि जो वेब होस्टिंग है उसकी हेल्प से कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वो कंटेंट को पब्लिश करता है, और डिफरेंट विजिटर जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं उस यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उस डॉक्यूमेंट को देख सके, यूज कर सके। वेब होस्टिंग कंपनीज मेंटेन पावरफुल सर्वर्स डिजाइन टू स्टोर वेबसाइट फाइल्स, डेटाबेस एंड अदर कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट ऑपरेशन।
यानी जो वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग एक तरह से ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोरेज स्पेस खरीदते हैं। और जो वेब होस्टिंग कंपनी है वो हमें पेमेंट बेसिस पे क्या करती है, हमें कुछ स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइल को, डेटाबेस को और जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को होस्ट कर सकते हैं ताकि वेबसाइट ऑपरेट किया जा सके। दिस टिपिकली हैंडल द मेंटेनेंस टास्क ऑफ रजिस्टर्ड वेबसाइट्स। यानी जो भी रजिस्टर्ड वेबसाइट हैं, जो भी हम लोग परचेज करते हैं, उस वेबसाइट का मेंटेनेंस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। दिस इंश्योर प्रॉपर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ लॉस्ट डेटा while accessing it and cope up with potential threats that can destroy data। यानी वेब होस्टिंग कंपनी जो है वो डेटा बैकअप और रिकवरी के लिए भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर कोई डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका हम रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस क्या होता है? ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने देखा ही है कि कोई वेबसाइट का अगर नाम है तो वेबसाइट का नाम याद रखना इजी होता है, इजीली हम याद रख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए याद रखना इतना इजी नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम डीएनएस बोलते हैं। वो हर एक डीएनएस को मतलब हर एक डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, और जो नेम है वो हम याद रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि कई बार नेम ऑलमोस्ट सेम होता है तो यूनिक नहीं हो सकती है। इस केस में क्या है, आईपी एड्रेस हमेशा ही यूनिक होता है, तो आईपी एड्रेस से हम लोग इजिली रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग नेम टाइप करते हैं वेबसाइट का, और डीएनएस जो है वो करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके उसके बाद हमें डेटा शो करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज अ यूनिक सीरियल नंबर असाइंड टू अ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, facilitating communication and data exchange between them over the internet and other IP based network। यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस, वो मेनली क्या करता है कि मल्टीपल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डेटा एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डेटा एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये आईपी एड्रेस हर डिवाइस की एक सीरियल यूनिक एड्रेस होती है, जिससे डिवाइस जो है वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके ओवर द इंटरनेट। अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें क्या होता है, 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम होती है, और 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम जो है वो इस तरह से 8 बिट के फॉर्म में डिवाइड किया होता है। जैसे यहाँ पर 8 बिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली 8 बिट का यूज करके 3 बिट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 बिट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर 192, ये 8 बिट करके 8 बिट, 8 बिट, 8 और 8 बिट, मैक्सिमम 8 बिट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 3 डिजिट का इंफॉर्मेशन जो है हम दे सकते हैं इस एड्रेसिंग स्कीम में। 32 बिट में क्या होता है, 8 बिट डिवाइड किया हुआ है, मतलब डॉट से पहले 8 बिट, उसके बाद अगला 8 बिट, फिर नेक्स्ट ये भी मैक्सिमम 8 बिट, और लास्ट वाली भी 8 बिट, यानी टोटल 8 बिट करके 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम बन रहा है। ऐसे ही अगर हम IPv4 की बात करें तो IPv4 जो होता है
वो 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम होता है और इसमें हेक्साडेसिमल डिजिट का 8 ग्रुप होता है। इसमें 8 ग्रुप को हम लोग जो सेपरेट करते हैं वो कॉलोन से सेपरेट करते हैं। यानी एड्रेस को देख करके आप समझ पाएंगे कि ये IPv4 है या IPv6 है। IPv4 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम है जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर का हेल्प लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बीच में सेपरेशन के लिए हम लोग पॉइंट यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। IPv4 जो है 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम है जिसमें 8 ग्रुप होता है हेक्साडेसिमल डिजिट का, जिसको हम क्या करते हैं, कॉलोन से सेपरेट करते हैं। तो ये आईपी एड्रेस का दो टाइप है। द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस led to exhaustion of available IPv4 addresses. To cope up with the problem, the IPv6 addressing scheme was introduced that provides a significantly large pool of IP address to accommodate the expansion of internet. कहने का मतलब आजकल इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो जो ये IPv4 का एड्रेसिंग स्कीम है वो कई बार सफिशिएंट नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए IPv4 एड्रेसिंग स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जरूरत पड़ने पे जैसे IPv4 एग्जॉस्ट हो जाए तो उस केस में हम IPv6 एड्रेस का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस था। IPv4 पहले आया, IPv6 बाद में आया, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ज्यादातर केस में IPv4 एड्रेस का ही हम यूज करते हैं। तो ये था कुछ वेब सर्विसेज और उससे रिलेटेड टर्म्स जिसको हमने देखा है। और इस वीडियो के कंप्लीट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क वाली यूनिट कंप्लीटली कवर कर रखी है। तो अब इसका नेक्स्ट जो भी होगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ेंगे और अगला यूनिट का जो सीरीज होगा वो मल्टीपल वीडियो का होगा और मल्टीपल वीडियो का हेल्प लेकर के हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहिए ताकि अगला जो टॉपिक है वो भी आपको इजीली समझ आए। थैंक यू सो मच।